नागपुर के चर्चित रेशमा केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मास्टर मंजूर अहमद साहब और उनके परिवार ने सामने आकर रेशमा द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और अपनी पूरी बात जनता के सामने रखी है। मंजूर अहमद साहब का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और मामले की सच्चाई कुछ और ही है। उनका दावा है कि तलाक के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई। परिवार का यह भी कहना है कि रेशमा शादी के बाद बहुत कम समय तक ससुराल में रही और अधिकांश समय अपने मायके में बिताया। मंजूर साहब के अनुसार रेशमा की पहले भी सगाइयां हो चुकी थी और उसे कई वर्षों से फिट आने की बीमारी थी। परिवार का दावा है कि इस संबंध में डॉक्टरों की राय और अन्य जानकारियां भी उनके पास मौजूद हैं। वहीं रेशमा के शौहर ने भी अपनी तरफ से कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। इतना ही नहीं, मास्टर मंजूर अहमद साहब के छात्रों ने भी उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को लेकर अपनी राय रखी है। आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? क्या कहते हैं मंजूर अहमद साहब, उनका परिवार, उनके छात्र और उनसे जुड़े लोग? आइए देखते हैं। लड़की का बाप तो 8 लाख रुपए पास के 7 लाख 8 लाख इसको पीट के दौरे आते हैं और इसको पागल 3 लाख रुपए दे दो बोले और दहेज भी दे दो और उसका मेहर है सब दे दो बोले। तो लगाया जा रहा है, ये किसी के कहे सुनने पे लगाया जा रहा है। खास तौर पे अभी महिला मंडल की सच्चाई बताते हैं आप लोगों की पूरी बनी सेटिंग थी महिला मंडल के साथ में। ऐसा इनका वाले किस मुद्दे पे बात करें आप पे, ज्यादा छोड़ने के ऊपर या कंप्रोमाइज पे, ऐसी क्या बात करें उन लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा जो लड़का है इसको रात भर मारा है, हमारी शिकायत मिली है कि रात भर। मेरा नाम मोहम्मद नवेद खान, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ और टीचर ने मुझे पढ़ाए हैं, मेरे उस्ताद रह चुके हो। उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सब झूठे हैं। अगर ऐसे ही रहता तो आज उनके स्कूल में कितने सारे बच्चे, लड़की लड़के सब पढ़ रहे। चाहते तो वहाँ पे भी ये सब केस बन सकता था, लेकिन उनका ये सब कुछ नहीं रहा। उनके ऊपर सब झूठे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनको फंसाने की साजिश रची जा रही है। नागपुर समाचार के जरिए हमको एक खबर पता चली है जिसमें मंजू सर के ऊपर उनके घर के मसलों में आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें मंजू सर को गलत बताया जा रहा है। हम हमारे टीचर के खिलाफ ये सब चीज़ें सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे टीचर हमने पहली से लेकर 10वीं क्लास तक मंजू सर के हाथ के नीचे पढ़े, जिसमें मंजू सर ने कभी भी हमारे को, ना हमारी बहन को, ना हमारे साथ में पढ़ने वाले दोस्तों को या किसी को भी कभी अपशब्द यूज़ नहीं किए। जो व्यक्ति 5 टाइम का नमाजी हो, जिसके सर में टोपी हो, जिसको इतनी बड़ी दाढ़ी हो, वो इंसान कभी भी इतनी गलत शब्द यूज़ नहीं कर सकता, इतने गलत चीज़ नहीं कर सकता जो चीज़ नागपुर समाचार में उनके घर के मसलों में उनके ऊपर बताई जा रही है। हम हमारे सर के खिलाफ ये सब चीज़ें सहन नहीं करेंगे। सर को इंसाफ चाहिए, सर को इंसाफ दो। कानूनी तौर पे चाहिए तो कानूनी तौर पे दो, लेकिन सर को इंसाफ चाहिए। सर हमारे ऐसे नहीं है, हम हमारे सर के खिलाफ। सिटीजन थे शुजात कुरैशी, हम इस वक्त अभी नागपुर दहेगांव में मौजूद है और यहाँ पर हमने आज से 2 दिन पहले जो रेशमा नाम की एक महिला थी जो अपने आप को बहुत दुखियारी बता रही थी, हमने एक तरफ की न्यूज़ लगाई, उसकी बातें सुनी, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इल्ज़ाम सामने वाले पर लगाया जा रहा है। इसलिए हम उसकी सच्चाई जानने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर मंजूर भाई जो एक मास्टर साहब है और एक एजुकेटेड आदमी है और एक ये नमाजी आदमी, आप देख सकते हैं इनके ऊपर उनकी बहू द्वारा, रेशमा द्वारा जो इल्ज़ाम लगाया गया है, आज उसकी सच्चाई का खुलासा करेंगे हम। आज सच क्या है ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो लड़की से आपने के बेटे का निकाह हुआ, तो सर इससे पहले ये बताइए कि क्या उसकी बातचीत को कितना समय हुआ था, मतलब किधर? वो सर रमज़ान पिछले 25 में रमज़ान के पहले बातचीत हुई और फिर रमज़ान के बाद हमने एक ही हफ्ते रमज़ान के बातचीत को पक्का करके और शक्कर चटाई जैसे छोटा मोटा मंगनी का रस्म हसनबाग में लड़की के घर पे अंजाम दिया था। उसमें हमारे 50 करीब 70 लोग वहाँ हाजिर हुए। तो सर ये अपने घर की बहुत लखपति है या गरीब है? ये सर मैं लोग जो है एकदम किराए के मकान में रहते हैं और वो कोई गोलू है कुरैशी, उनके मकान में किराए से रहते हैं और वालिद का एक ऑटो है और इसी तरह से उनका गुजर बसर है। हमने उसका सर आपका जो बेटा है उसको 1 साल से तो वो जानती है, उसका एक इल्ज़ाम है आपके बेटे पर कि वो जो उसका शोहर है वो साइको है, लेकिन एक बात ये बहुत गौर करने वाली है, अगर वो बंदा साइको रहता
वो लड़का, भैया आप इधर आ जाइए। ये जो लड़का है हम आप दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये देख सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा समझदार लड़का है और ये साइको अगर होता तो ये ओला की गाड़ी नहीं चला सकता था। ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है सरासर झूठ है। तो सर ये बच्चे का मतलब क्या टेंशन था इसके ऊपर, उसके बारे में भी आप खुल के बताइए। सर ये हुआ कि ये साल भर से शादी मतलब मंगनी के बाद से इसने रिचार्ज डाला बच्ची के इसमें, और ये अपने रात में जब भी आता था ड्यूटी से या दिन में तो ये दोनों अपने मोबाइल फोन पे बातें करते थे। हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलता था बेटा शादी के बाद करना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है अपने क्या अपने, लेकिन अब बच्चे हैं भाई आज के तो। लेकिन इसने बातचीत तक के रहा, इवन उसके इसमें कई महीनों तक के इसने टॉक टाइम डाला उसके मोबाइल पे। तो लड़की बोलती थी जब टॉक टाइम खत्म होता था तो ये उसको, ये लड़का को बोलती थी हमारे बेटे को, तो बेटा डालता था। इस तरह से उसने इनके साथ में रिलेशन में होता भाई चलो ठीक है। ये जो बातें पैदा हुई हैं ये शादी के 4 दिन में हुई, उसके पहले कुछ नहीं था। सर ये जो निकाह हुआ अपना, निकाह कहाँ पर हुआ और किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा निकाह के बारे में बताइए, किस जगह हुआ और आपने मेहमानों को, हाँ सर, आपका कहना है कि आपने मेहमानों को ये नए घर में बुलाए। सर ये जो घर है ये कितना दिन हुआ आपको यहाँ का? यहाँ मेरे को, मैं यहाँ 10 मई को जो है यहाँ इंटर हुआ। मेरे 1 तारीख से मैंने किराएदार थे हमारे इसमें, किराएदार है सचिन करके, बैंक मैनेजर थे, उन्होंने मकान को खाली किया। और तो मैं 10 तारीख को मेरी जनगणना में ड्यूटी लगी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं 10 तारीख की रात को 12 बजे बस सामान लेके आया यहाँ को। मैं यहाँ से निकला 17 का जो है मेरा रिसेप्शन कार्टून नाके पे हुआ। मैं वलीमा अपने घर के सामने से करना चाहता, किसी वजह से मैंने लॉन से किया क्योंकि लोगों को दिक्कत पड़ रही थी, नागपुर वालों को दूर हो रहा था 16 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पर मैंने ऐलान किया। बहरहाल जब वलीमा हो गया बढ़िया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में 18 तारीख आई तो 18 तारीख को मैंने कहा यार लड़की के जो मेहमान लोग हैं उनके खाला खालू पप्पा वगैरह, उन्होंने मेरे घर नहीं देखे बच्ची का, तो मैंने उनको फ़ोन पर बुलाया यहाँ और वो लोग आए, 2 ऑटो भर के 15-16 लोग, नाश्ता पानी हुआ उनका उसमें, और इस तरह से बड़े हंसी खुशी से गए और वैसी कोई बात नहीं। सर आपकी बहू ने 2-3 इल्ज़ामात लगाए आपके ऊपर, तो उसकी आप उसका खंडन कीजिए, उसकी सफाई बताइए। सबसे पहला इल्ज़ाम उसने लगाई है कि मेरा हाथ पकड़े और मेरी चूड़ी वगैरह फोड़े। उसमें कितनी सच्चाई है? आखिर वो कि उसकी जो हाथों की जो चूड़ी फूटी उसकी क्या वजह थी? आप किस तरीके से उसको बुलाने गए? उसका जो इल्ज़ाम है कि उसको पकड़ के मारे, इस पे क्या सच है वो बताइए। सर वो उसका इल्ज़ाम जो है एक तो झूठा है पहली चीज़ सरासर। कोई ससरा, पहली चीज़ तो बहू के ऊपर में पहली नई बहू है तो पहले ही वो पर्दा करता है, वो भी पर्दा करती है, वो तो बात ही नहीं होती। 2-3 हम तो आज तक उसका तो चेहरा नहीं देखा मैंने, 4-5 दिन मेरे रही तो मैं तो सही चेहरा नहीं देखूँ, मैं तो बेटी बना के लाया। लेकिन जब वो उसने 2 बजे तक के खाना वगैरह नहीं खाई और मैं जब सामान लेके लौटा शाम को अपने बेटे के साथ, छोटे मुदस्सिर के साथ, तो मेरे को मालूम हुआ कि उसने खाना नहीं खाई। मेरी बीवी ने बोला कि खाना नहीं खा रही है, तो मैंने बेटा रेशमा चल उसको 10-20 आवाज़ लगाई कि बेटा खाना खा ले, तब भी वहाँ से हिली नहीं और अपने उसको रोना गोना चालू था। तो मैंने अपने बेटे को, मैं बहू को कैसे हाथ लगाता, बेटा है, मैंने बेटा मिला तू कलीम जा बेटा, उसको लाया रेशमा को लेके आ, चल पकड़ के अल्लाह खाना खाएंगे। तो जब उसने दोनों हाथ पकड़ के खींचा उसको, बिस्तर पर बैठी थी तो वो हेकड़पन कर रही थी। हाँ, तो हेकड़पन में वहाँ से हिली नहीं और लड़के ने दोनों हाथ पकड़ा उसके, तो हाथों में भाई दुल्हन है तो चूड़ियाँ भरी रहती कलाई भर के, तो जब दोनों हाथ पकड़ा तो चूड़ियाँ उसके हाथ में आई और दोनों की एक दूसरे की रस्साकसी खींचने में जो है चूड़ियाँ टूटी और टूटने से वो कलाई जो में उसकी टूटने टिच गई। अब इसने पहले ही अपने माँ बाप को फ़ोन कर लिया था वहाँ रो धो के पहली दोपहर में, जब भी तो वो आने ही वाले थे शायद उसी बीच में। मैंने जब उसको बोला, लड़के ने उसका ऐसे खाने के लिए लेके जाने के लिए उसको खींचा और वो नहीं आई, उस बीच में जो उसकी चूड़ियाँ टिची तो उससे खून बहने लगा। तो हमारी घरवाली ने, उसकी मतलब कलीम की अम्मा ने बोला कि रेशु ये तेरे हाथ में खून बह रहा है, इसको पूछ ले, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उसने खून नहीं पहुँचा, उसको बहने दी। बिल्कुल उसी बीच में उनके वालिद वालदा अपने पूरे परिवार के साथ में आ गए, उनके दामाद बड़ी वाली बेटी को लेके, और वो अपने बाप को बताने लगी जैसे कमरे। मैंने कहा देखो ये लड़की तुम्हारी ऐसा कर रही है, मैं देखो क्या है ये। वो कमरे में जब गए तो वो बता रही देखो अब्बा मेरे को खींच के मार रहे हैं, ये देखो खूना खून कर दिए, इस तरह से मेरा जो हाल कर रहे हैं, देखो ये क्या है। तो उसके बाद वो पूरे इतने भड़क गए कि उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम चालू कर दिए, तू ऐसा पागल है, ये है, हमारी लड़की को तुमने डुबा दिए और तुमको ये तरीका है क्या। अरे मैंने भाई तुम्हारी लड़की खाना नहीं खा रही, हम तो मेरे को तो मालूम ही नहीं। और इस तरह से उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने ये बातचीत में जब ज़्यादा रेस हो गए तो लड़की के वालिद से बोला मैंने, यार ये क्या कैसा करेंगे आप। तो बोले एक काम करो, बोले 2-4 दिन के लिए ठंडा मामला हो दो। मैंने कहा ठीक है लेके चले जाओ, आप जा रहे हो। सर वो शादी हो के कितने दिन तक का थी आपने? शादी होने के बाद कितने दिन आपके यहाँ पर वो समझ लो 6 से 7 दिन हमारे यहाँ घर में रही और उसमें 3 बार उसका जो है यानी बीमारी का बहाने से उसका 2 बार तो 3 दिन इसमें, एक बार तो वो 19 तारीख को अपने माँ के यहाँ गई, सलाइन लगाई, बोले मेरा BP लो हो गया।
और मेरे को बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं। तो उसको ले मैंने मेरी बीवी ने, बच्चों ने, मेरे बड़े लड़के ने कार से खुद ले आके वहाँ जाके उसको ट्रीटमेंट कराए। जो दवाखाना है खरबड़े खोबरा गड़े करके कोई है बड़ी मस्जिद के पास, उन्होंने सलाइन लगाया। फिर हम लोग वापस आए। फिर दूसरे दिन इस तरह से उसने आवाज़ आ रही है रात को ये कर रही। तो तीसरे दिन मौलाना साहब को बोला, इमरान मौलाना टिमकी वाले बेचारे, वो 21 तारीख को आए यहाँ। उन्होंने अपना जो है तावीज़ वावीज़ दिए उसको, और उसके बाद समझा ये के जो आवाज़ जो आ रही थी इसका मसला तो हमने देखा है कि वो खिड़की बहुत ज़्यादा ढीली है, हाँ जी। हवा चलने की वजह हाँ, से। हमने अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे वो कमरा, और उसमें जो खिड़की है इनकी पलंग के पास, वो इतनी ज़्यादा लूज़ है कि ऐसा धक्का लगाने से वो पूरी हिल रही है। अभी जो हवा तूफान का भी 8 दिन से ये मामला चालू है, हवा चलने की वजह से वो खिड़की बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो उसको शैतान भूत का है करके ऐसा आरोप रेशमा द्वारा लगाया गया है उसके ऊपर। सर ये और क्या था, यह दवा खाने अगर आप ले गए तो वहाँ का डॉक्टर ने आपसे कुछ कहा क्या? तो आपको वो डॉक्टर साहब ने ये महिला के बारे में, रेशमा के बारे में क्या कहा? देखो, डॉक्टर ने पहले दिन ये बोला कि इसका बचपन से इलाज यहाँ चालू है और इसको फिट के दौरे आते हैं और इसको पागलपन के दौरे आते हैं। तो बोले आपको ये कंडीशन तो इसको 4 दिन यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर 4 दिन यहाँ रही तो ठीक, नहीं तो फिर आपको बूटे दरवाजा रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर यहाँ इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत तो कोई बात तो नहीं है। उन्होंने बोला कि सर बोले आपको इस तरह से, आप कौन है बोले? तो मैंने बोला सर मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है। मैंने बोला तो बोले मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, लड़की को फिट और दौरे आते हैं पागलपन के, और इसका जो इलाज है बचपन से चालू है। आप देख सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो कि इनको धोखे में रखा गया, इन्होंने जब उससे शादी की, अपने बहू बनाया, तो इनको धोखे में रखा गया। वो लड़की खुद बीमार है, वो लड़की खुद मरीज़ है रेशमा, जिसको फिट के दौरे आते हैं, और ये डॉक्टर का कहना है बचपन से जिसका इलाज वहाँ से चालू है। धोखा तो इनको मिला है, धोखा इनके साथ हुआ है, क्योंकि वो महिला के माँ बाप ने भी धोखा दिया है। अगर ऐसा कुछ था तो इनको पहले बता देना था उसकी बीमारी के बारे में। ये जो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं सरासर झूठ है सर। और दूसरी बात, जो महिला मंडल के लोग जब आपके घर पर आए, तो सर महिला मंडल में एक ऐसा रूल है कि महिला मंडल में अगर कोई केस जाता है तो दोनों पार्टी को नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, दोनों पार्टी को समझाया जाता है। उसके बाद में अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जैसा पुलिस स्टेशन में या पुलिस कार्रवाई। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोगों की पूरी बनी सेटिंग थी महिला मंडल के साथ में, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि महिला मंडल के लोग बगैर कोई नोटिस दिए डायरेक्ट इन पे घर पर आ गए, और आगे आने के बाद की सच्चाई जो वो लोग यहाँ पर आए हैं वो इनकी ज़बानी सुनिए आप, कि उनके आने के बाद उन्होंने किस किस चीज़ की मांग की और कैसी कैसी मांग की। तो सर जब महिला मंडल वाले जब अंदर आके बैठे तो उन्होंने किस तरीके से बात की आपसे? उन्होंने यही कहा कि भाई इस तरह से आप बहू के साथ में जो आपने ये यहाँ कर रहे हो, बोले ज़रा सी बात में टॉर्चर कर रहे हैं। बोले उसने बताई कि इतना खाना बनाओ, ये बना। मैंने साहब हमारे घर में आप देख लो, किचन देखा आपने, सब रखा हुआ है, कोई ताला चाबी में नहीं है, सारी चीज़ें हैं। और घर में आमतौर से बोलते हैं जब वही नई बहू आती है तो अटपटाती है, तो सास का काम रहता है पीछे पीछे रह के वो चीज़ को बताना कि भाई चाय की पत्ती का डब्बा ये है, शक्कर ये है। तो बहू नहीं है तो वही उसको आसानी हो, ताकि सास उसको बताना चाह रही है। उसने जब बेटी बना के लाई है तो उसका काम है भाई उसको, उसके काम को आसान करना कि बेटा यहाँ चाकू रखा है, ये गंजी है, इसमें चाय बनाना, ये दूध की है। तो अब इस तरह से उसने अगर इस तरह से उसको बताया तो ये का टॉर्चर है क्या? सास हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में जो है हमारे पीछे पीछे जो है बिल्कुल रहती थी। मतलब ये 7 दिन के अंदर सास इतनी ज़्यादा टॉर्चर करना चालू कर दी, जैसा मतलब सरासर झूठ है। अब कोई भी नई बहू को ये समझाता है यहाँ पर ये सामान है, वहाँ पर वो सामान है, ये डब्बे में ये रखा है, ये पूरी तरीके से ये जो लड़की है ये पूरा इल्ज़ाम इन लोगों पर लगा रही है। सर महिला मंडल वाले किस मुद्दे पर बात करें आप पे, ज़्यादा छोड़ने के ऊपर या कंप्रोमाइज़ पर, ऐसी क्या बात करें उन लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा जो लड़का है इसको रात भर मारा है, हमारे को शिकायत मिली है कि रात भर मारता है, बोले चलते फिरते में मारता है, और तुम लोग दहेज की डिमांड कर रहे हो। मैंने कहा साहब ये तो हमारे तो दिमाग में नहीं था कि इस तरह से। और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने बोले लड़की के बहू के जो है दरवाजे के पास में सो के और रात में बोले कान लगा के सोना, तो मैंने कहा साहब ये तो मेरे दिमाग में हाँ, एक बात और ये भी सच्चाई आपको साफ क्लियर करना है कि आप सर एक इल्ज़ाम और लगाइए रेशमा ने कि आप उसके कमरे के पास कान लगा के सोए थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आप ये
हॉल छोड़ के किचन में सोए थे, उसकी वजह क्या थी वो बताइए। ये था कि भाई मेरे मेहमान आए रात में, बाराती जितने बाराती, तो सामने मेरे हॉल में पूरे जेंट्स सोए और दूसरे कमरे पूरी लेडीज सोई, तो वहाँ जगह कम थी और मुझे नमाज भी पढ़ना था रात में 1:30-2 बजे जो भी। तो उस बीच मैंने वहाँ पर जो है वो गली जो है मेरा बीच का जो किचन का जो गली आ रहा था हम लोग, वहाँ मैंने वो नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के वहीं जनामाज पे अपना वहीं उसी तकिया लगा के सो गया। तो मेरा इतना गुनाह हुआ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी इस बात को भी नोटिस किया जाएगा। ये जो बहू है, अगर किसी को इल्ज़ाम लगाना है तो वो देखो ये किस तरीके से इल्ज़ाम लगाए और किस तरीके से मतलब उसको गलत तरीके से बताया जा रहा है। अभी आपके सामने पूरी यहाँ पर सच्चाई आ चुकी है। ये जो रेशमा द्वारा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये किसी के कहे सुनने पे लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पे अभी महिला मंडल की सच्चाई बताते हैं, आप वो भी सुनिए। तो महिला मंडल आने के बाद आपसे क्या कहा पूरा? भाई उन्होंने ये इल्ज़ाम जो लगाया और उन्होंने बताया कि साहब जो है वो लड़के में फॉल्ट फलाना है, तुम्हारा लड़का है जो है उसको आपको सो रखना था, आपने गलत उसमें आ रहे। मैंने साहब लड़का सही है और लड़के को उसने 4 दिन तक के इतना जगाई, इतना टॉर्चर करी, उससे ये पूछी कि तरह तरह के तेरा किसी से जो है क्या सबके नंबर डिलीट कराने लगा रही है। तो लड़के को रात भर इंटरव्यू ले रही है कि तेरे किसी से ताल्लुकात थे क्या, तुम किसी के साथ में तुम्हारे कोई रिलेशन रहे क्या। तो वो लड़का हड़बड़ा गया कि 6 साल से मैं इस ड्राइविंग लाइन में हूँ, इसके पहले वो गैरेज में रहा, ऐसा 10 साल का उसका कैरियर है इस तरह के मार्केट में, और उसका आज तक के कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उससे जब पूछा तो वो उसमें उसका दिमाग हाइपर हो गया। हाँ, इस वजह से वो डिप्रेशन में लड़का चले गया था जी। क्योंकि 4-5 दिन से ये महिला मंडल वाले जो क्या कहे, आपने पैसे की मांग की है या हम कंप्रोमाइज़ करते, इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा कि भाई देखो लड़की तो जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है और तुम जो लड़की है बोले आपके निभ नहीं सकती बोले, और आप एक काम करो बोले कि बोले इनका बोले निपटारा। मैंने कहा निपटारा कैसे करें, अभी तो हमारे यहाँ लड़का तो हमने बहू लाए भाई, हम तो उसको रखना चाहते हैं। और ये कहती है कि बाद में जब उन्होंने घर की कंडीशन देकर हम लोगों से बात करी तो इस निष्कर्ष पे आए, हमारे गेट पर जाके बोले हम आपके दरवाजे पे आके खड़े होकर बोलते हैं कि इसमें आप ये मामले को थोड़ा रफा दफा कर दो बोले, और नहीं तो बोले तुम्हारी ज़िंदगी भर बोले ये परेशान से। फिर ये बातचीत चली, जब वहाँ बुलाया कि साहब नहीं, इन्होंने ये कहा कि नहीं तुम तो एक काम करो कि ये ऐसा में होगा नहीं है, अब तो लड़के पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तुम छोड़ छुट्टी ले लो। तो मैंने कहा साहब ऐसा कैसे होता छोड़ छुट्टी? तो फिर वो बोले नहीं, बोले अब तो मांडोली होगी, ये होगी, अब तो हम लड़की भेजेंगे नहीं तो हम तुमको घसीटेंगे और इल्ज़ाम में फंसाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने ये थोड़ी बात हुई। तो बोले नहीं 3 लाख रुपये दे दो बोले, और दहेज भी दे दो और उसका मेहर सब दे दो बोले। तो मैंने कहा साहब अभी हमारे पास 3 लाख की बात कौन? महिला मंडल वालों ने? महिला मंडल वालों ने जो है, लड़की का बाप तो 8 लाख रुपए पास के 7 लाख 8 लाख की कर रहा था। तो महिला मंडल बोले नहीं इतना नहीं, बोले वो कहाँ अभी शादी हुई है, वो कहाँ से देंगे। तो बोले फिर नहीं, बोले मैं बोलती हूँ, मैडम ने बोली जो यहाँ की है, उन्होंने कहा मैं 3 लाख रुपए बोलती हूँ ना मैडम, मेरे पास तो नहीं है। नहीं, फिर बोले वो आए, दोनों ने बीच की 2.5 लाख आए। आज वो मेरे पास बीच में और आए बाद में आके बोलते कि आप 2.25 लाख में आप सेटलमेंट कर लो बोले इनका, बोले और बोले लड़की का दे दा के बोले ख़त्म करो। ये 2.25 लाख रुपए जो मांग रहे हैं, ये किस चीज़ के मांग रहे हैं? ये लड़की के ये बोल रहे हैं कि भाई लड़की की इज्जत दावा, लड़की का जो तुमने उसको लाए और उसके साथ में जो ये हुआ, और लड़की ये काम करो हम यहीं क्लोज करवा देते, दोनों को मिला के समझौता करा देते और आप तुम ये 2-2.5 लाख रुपए दे दो और उड़ा के मामला ख़त्म करो, या बेटों को रखने के लिए। आपको पता चल गया है कि उसको बचपन से फिट आता है जी? आपको पता चल गया, उसके डॉक्टर ने बताया आपको, सच बताया जी। वो डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर को हम सैल्यूट करते हैं जो कि सच बताया वो डॉक्टर ने। हम उनका नाम नहीं लेते डॉक्टर साहब का। तो आप ये जानने के बाद भी उसको रखने को तैयार है? देखिए बीमारी आदमी की सुधर सकती है, और आदमी का एक्सीडेंट होता है तो पैर टूटता तो उसको फेंक नहीं देते बल्कि उसको जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस मंजूर भाई का जो हमने इंटरव्यू लिया, आज इनकी सोच देख सकते हैं आप कि ये आदमी कैसे, आप इनको जज कर सकते हैं। अगर इनको बहू को नहीं रखना रहता तो आज इतनी अच्छी बात उनके मुंह से नहीं निकलती। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे झूठ है। और हम इसकी और अगर से ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरी न्यूज़ भी डालेंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे कि रेशमा के घर वाले आखिर क्या चाहते हैं और क्या इसके आगे और क्या क्या इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आई, उसमें यही लोगों ने कहा कि ये आप दोनों तरफ की पक्ष सुनिए, तो ये लोग अच्छे लोग हैं। और आज हम उनकी कमेंट्स के ऊपर आज यहाँ पर आए और इनकी सच्चाई जो है वो आपके सामने रखे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नागपुर सिटीज़न। जय हिंद, जय भारत। ये